नमस्कार। बड़ी खबरों की ओर 2024 के चुनावों से पहले 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी, तो वहीं राजस्थान और एमपी में यूपी के नेताओं को खास तवज्जो भी दी जा रही है। दरअसल इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले यूपी ने नेताओं को प्रभारी और सहप्रभारी बनाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। वह विपक्षी एकता कहां तक परवान चढ़ेगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर भाजपा पूरी शिद्दत से वोट बैंक को बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार में भी पार्टी की कसरत सामाजिक समीकरण दुरुस्त कर वोट बैंक बढ़ाने पर ही रहेगी। दरअसल पार्टी 2014 से अब तक यूपी में लगातार अपने वोट शेयर में इजाफा करती रही है और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी भाजपा की निगाह दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है। पश्चिम में पार्टी का फोकस जाटव वोटों पर है, जिनकी हिस्सेदारी दलितों में सबसे ज्यादा अधिक है। तो 2024 के चुनावों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने मोहरों को चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के कई बड़े मंत्रियों को उन सभी चुनावों का प्रभारी और सह प्रभारी भी बनाया जा सकता है, यानी कि यूपी के नेताओं को जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें खास तवज्जो दी जा रही है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, 2024 का चुनाव तो बेहद दिलचस्प और रोमांचक है, ये तो अब जनता भी समझ चुकी है, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है। विभांशु, तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के कई बड़े मंत्री और नेता हैं जिनको इन सभी विधानसभा चुनावों में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जाएगा। ऐसे में विभांशु, सवाल ये है कि जो यूपी के बड़े बड़े नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने की योजना है, ऐसे में यूपी को ही आखिर खास तवज्जो क्यों दी जा रही है? विभांशु, अगर बात की जाए तो सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जाती है और देश का सबसे बड़ा सूबा है जहाँ लोकसभा सीटें हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी में अहम के साथ उत्तर प्रदेश आता है। देखते हुए सभी राजनीतिक दलों का सीधा नजर उत्तर प्रदेश पे है। सभी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक केंद्र को भी उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। जब बात करें तो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी यही है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम सरकार के मंत्रियों का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बिलोंगिंग है, यानी सांसद उत्तर प्रदेश में है। और अगर बात की जाए इसको लेकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी सोच रहती है और आए दिन जब इसका अभियान एक पूरा होता है दो अभियान तैयार कर लिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सके और जनता के बीच सक्रियता से जाकर बात किया जा सके। इसी पर मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देश भर में प्रभावी और प्रभारी की जा रही है। साफ तौर से अगर देखें तो बीजेपी सर्वे कराकर टिकट देती है, सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण करती है, तो प्रभारी और सह प्रभारी एक अहम योगदान निभाएंगे टिकटों की जब टिकटों का बांटा जाएगा। और आप देखिए विभांशु, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि आखिर जो यूपी है उसको खासी तवज्जो क्यों दी जा रही है, यहाँ के नेताओं को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। लेकिन विभांशु देखिए, अमूमन हमने देखा है कि चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यानी कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल है, उसमें भी बदलाव की तैयारी लगातार की जा रही है। तो मंत्रिमंडल के बदलने से जो वोट बैंक है विभांशु, उस पर किस तरीके से असर पड़ेगा? ये बिल्कुल अगर बात की जाए तो राजनीतिक तरीके से कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदल होगा, सही नए नाम जिनके साबित किए जाएंगे, कई नामों को हटाए जाने की बात सही जा रही है। तो इसकी अगर बात करें तो पूरी जाति व्यवस्था है कहीं ना कहीं जाति एक के आधार पर इस बात का मंत्रिमंडल का गठन होगा जिससे चुनाव निश्चित तौर से बीजेपी अपने पक्ष में दलित और ओबीसी वर्ग को उतारने के लिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जाएगा। साथ ही साथ युवा और महिलाओं को मुख्यमंत्री दी जाती है, जिससे 2014 में बात करें तो युवाओं के द्वारा एक प्रयास बनाई गई, एक बार फिर युवाओं के दाव खेलकर बीजेपी चुनाव को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
तो वहीं सपा पर चल रही महत्वपूर्ण बैठक अब समाप्त हो चुकी है। दरअसल ये बैठक मतदाता सूची को लेकर हो रही थी। वहीं बैठक में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव उनके बाद बैठक से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस दौरान ये दिशा निर्देश सभी को दिए गए हैं कि इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और रणनीति किस तरीके से बनाई गई है, इस पर मीडिया से मुखातिब ना हुआ जाए, यानी कि मीडिया से किसी भी तरीके का बयान देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार अखिलेश यादव अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं ताकि बूथ स्तर को मजबूत किया जाए। तो वहीं बीते चुनावों में जिस तरीके से जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी भी पाई गई है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आज अखिलेश यादव ने लखनऊ के सपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो तमाम बड़े नेता हो, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन उस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि किसी को भी ये अलाउ नहीं किया गया है कि वो बैठक की सारी बातें हैं वो मीडिया के सामने रखे, या मीडिया से इस बैठक के जरिए कुछ भी मुखातिब होने के लिए मनाही की गई है। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, आज सपा कार्यालय में काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें तमाम दिग्गज नेता शिरकत करते हुए नजर आए। लेकिन ये कहा गया कि इस बैठक में जिस तरीके से बीते चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है उसको दुरुस्त करने पर चर्चा हुई, और क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विषय रहे विवेक जिस पर चर्चा हुई है उस बैठक के दौरान? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सियासी गलियारों की चर्चाएं काफी तेज रही थी, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी आज एक अहम बैठक की। समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर यह बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, और इस बैठक के बाद सभी को यह निर्देश दिया गया कि मीडिया से कोई भी बड़ा जो नेता है वो बातचीत नहीं करेगा। मीडिया से किसी ने बातचीत नहीं की, कोई बयान मीडिया में जारी नहीं किया गया। इससे साफ है कि आम चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी सक्रियता जो है दिखा रही है, और देखा जाए तो जिस तरीके से मीडिया को बयान नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं की गई, ये दिखाता है कि किस तरह से सीक्रेटली जो है मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए विवेक, हम इस बात को भी अगर गौर करें कि अमूमन हमने देखा है कि जब भी कोई बैठक होती है और जब भी सपा सुप्रीमो या दिग्गज नेता बाहर निकलते हैं तो वो मीडिया से रूबरू जरूर होते हैं या तो फिर एक प्रेस वार्ता जरूर करते हैं। लेकिन इस बार सभी नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को कहा गया कि आप मीडिया से मुखातिब ना हो। आखिर मीडिया से बोलने पर पाबंदी लगाने की वजह क्या मानी जा रही है विवेक? देखिए, ये साफ बात है कि सपा नहीं चाहती कि जो चीजें अंदर चर्चा की गई है, जो दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को दिया गया हो या किस तरीके से मतदाता सूची की बात की गई है, कोई भी ऐसा जो प्लान का हिस्सा रहा हो, कोई मीडिया में नहीं था। इस प्रकार से देखा जाए, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक करती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजें जो है वो काफी मशक्कत के बाद जो है मीडिया के पास आ पाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज को नहीं चाहती है तो चीज मीडिया के अंदर नहीं आ पाती है, जरूरी कितने भी मसले भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो जाए। समाजवादी पार्टी भी इसी राह में देखिए चलती हुई देखी जा सकती है, और जिस प्रकार से आज एक अहम बैठक हुई, एक सिक्योरिटी बैठक हुई, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही मीडिया को बयान दिया गया, बाइट दी गई, ये साफ दर्शाता है कि मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अब सतर्क हो गई है, और जिस तरीके से दिशा निर्देश और गाइडलाइन कार्यकर्ताओं के लिए जारी किए जा रहे हैं, पार्टी के अधिकारियों के लिए जारी किए जा रहे हैं, वो सब पार्टी कार्यकर्ता और बड़े अधिकारियों तक ही रहे। वो मीडिया में साझा करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है अभी भी संयम बरत रही है, और सही समय की स्थिति आने पर जो है ये चीजें वो मीडिया में जारी करेगी। लेकिन इस प्रकार देखिए, लेकिन विवेक, आज कहा गया कि इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो भी बीते चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई। लेकिन चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका है कि 2024 से पहले एक राष्ट्र और एक वोटर लिस्ट को लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो आज मुख्य बैठक हुई, आखिर उसमें किस तरीके से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये पहले से अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे दिया गया कि बूथ लेवल पे जो है पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करें और पार्टी को बूथ लेवल से मजबूत करना शुरू करें। इसके बाद जब निकाय चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, उसके दिन भी एक बड़ी बैठक हुई, और जिस प्रकार से वोटर लिस्ट से तमाम लोगों के नाम गायब थे, हमने कहीं देखा कि तमाम जगहों पे वार्ड में जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब थे, लोग वोट करने आ रहे थे तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो
ऐसे कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिए गए कि मतदाता सूची पर विशेष ध्यान रखा जाए। वहां जहां समाजवादी पार्टी का जनाधार ज्यादा है, जहां समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जीत के आ रहे हैं और जहां समाजवादी पार्टी की बैठ जाता है, वहां पे और ज्यादा ध्यान मतदाता सूची पर कार्यकर्ता है जो पोलिंग एजेंट बाद में बनेंगे, वो ज्यादा ध्यान दे ताकि ऐसा कोई भी वोट इकट्ठा नहीं करेगी जो समाजवादी पार्टी का वोट हो। विधायक चुनाव से लेकर जो चुनाव हुए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी में है वोटर लिस्ट से नाम काटने और का आरोप है सरकार पे और ईसीआई पे लगाती रही है। तमाम ज्ञापन ईसीआई को राज्य निर्वाचन आयोग को भी सौंपे गए हैं और इस आज चुनाव को लेकर कोई भी खामी जो है वो समाजवादी पार्टी पे है वो नहीं करना चाहेगी और किसी भी प्रकार का जोखिम भी उठाना नहीं चाहेगी। इसलिए लगातार बूथ लेवल से लेकर मतदाता सूची पर भी ध्यान देने के लिए कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है। ठीक है, देखिए विवेक, 23 जून की वो तारीख होगी जब पूरे देश की निगाह और मीडिया की भी निगाह पटना पर होगी और उससे पहले जिस तरीके से लगातार सीक्रेट बैठकों का दौर जारी है, ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि बैठकों के दौरान जो भी बातें होंगी वो मीडिया के सामने नहीं रखी जाएंगी, यानी कि जो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेगा वो मीडिया से मुखातिब नहीं होगा। क्या माना जाए इसको? देखिए जिस तरीके से 23 जून को बैठक होनी है पटना में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच तैयार किया है सभी विपक्षी पार्टियों के लिए। और वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी है जिसके पास अपने कोर वोटर का अच्छा खासा जनाधार है, उसको यहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई है, बसपा को आमंत्रण नहीं मिला है। इस मीटिंग में कांग्रेस भी जाएगी, सपा और रालोद को विशेष रूप से बुलाया गया है। सपा और रालोद का गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में है, वही कांग्रेस से गठबंधन रालोद का राजस्थान में है। ऐसी चर्चाएं भी चल रही है कि जयंत सिंह चौधरी के अंदर ही अंदर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर। कांग्रेस है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और देश में उसका जनाधार भी ज्यादा है। ऐसे में जिस तरीके से टीएमसी से लेके चाहे तमिलनाडु या तेलंगाना की बात करें, सभी लोगों को इसमें न्योता दिया जा रहा है और एक मंच तैयार करने की बात कही जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सशर्त इस बैठक में शामिल होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा यहाँ पे इस बात का रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। तो बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। देखिए विपक्षी एकता कितनी कारगर होगी ये सवाल तो भविष्य ही बता पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल जो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक। तो आपने देखा कि लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने पूरी बैठक को लेकर अपडेट साझा की और साथ ही साथ कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आज सपा कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। तो वहीं लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रही बहुजन समाज पार्टी ने आखिरकार 4 दशक पुराने काशीराम मॉडल को अपनाकर लोकसभा के चुनावों में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतरने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद से ही शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश भी सौंपती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय से बसपा में मांग उठती रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगी तो संभव है कि पार्टी का वोट बैंक भी बढ़े और पार्टी की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ सकती है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले मायावती को एक बार फिर से काशीराम मॉडल याद आ गया है। तो सीधा रुख करते हैं सुहानी का जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सुहानी, 2024 का चुनाव काफी निकट है, ऐसे में मायावती एक बार फिर से दशकों पुराने काशीराम मॉडल पर उतर आई हैं। जी मुस्कान, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव जो है वो सभी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम है और सभी पार्टी अलग अलग रणनीति अपना रही है। बात करें अब बसपा की, तो बसपा की जो है अब 2012 से आप देख सकती हैं कि किस तरह से उनका ग्राफ जो है नीचे गिरते आया है। वही 2014 में उन्होंने खाता भी बसपा का नहीं खुल पाया था और इसलिए अब जो सुप्रीमो मायावती है वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो उनकी पुरानी मॉडल काशीराम मॉडल जो है उनको अब याद आया है, क्योंकि निकाय चुनाव में भी काफ़ी उनका बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। तो इस प्रकार जो
बसपा की जो सुप्रीमो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी इस बार एक्टिव नज़र में दिख रही हैं, क्योंकि वो लगातार इस पर बैठकें कर रही हैं, इस पर अपने कार्यकर्ताओं से जाके बातचीत कर रही हैं। वहीं साफ तौर पर जो पहले भी कहा गया था कि सुप्रीमो मायावती जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखती हैं, और इस मुद्दे को लेकर तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, विपक्षी दल है, उन पे तमाम बातें कही, उन पे हमलावर हुए भी। तो अब इसलिए लेकर काशीराम मॉडल को लेकर बसपा जो है अब 2024 में उतर रही है। और ये मॉडल जो आपको बता दें कि अगस्त से जो है जो कैंडर कैप के जरिए ये जा जाके घर घर जाके और अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिशा निर्देश देंगी, उनसे मिलेंगी। वहीं तमाम जो है अलग अलग रणनीति भी अपने लोकसभा चुनाव के लिए बसपा जो है वो अपना रही है। वहीं उन्होंने एक नारा भी इस लोकसभा चुनाव के लिए निकाला है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मॉडर्न जमाने के साथ ही जो नई नई टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, तमाम कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए वो लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती दशकों पुराने मॉडल को आखिर क्यों अपना रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं साफ तौर पे मायावती का कहना है कि जो बीजेपी और जो सपा है वो जो साम दांड भेदभाव करके अपना वो चुनाव जीती, लेकिन ये बहुत ही घिनौनी तरीके से, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र और संविधान है इस पर बहुत ही उसका हालत खराब है। और उसी को उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो काशीराम मॉडल 4 दशक पुराना वो फिर उनको याद आया है, और उनका मानना है कि जिस तरह से वो पहले चुनाव पे जो चुनाव जीत के 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में राज की, और देखा भी गया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो शासन व्यवस्था था माना जाता है कि उस टाइम सही है। तो इसलिए उनका मानना है कि 4 दशक पुराना जो काशीराम मॉडल है उस मॉडल पे वो काम करे, फिर से कहीं उनको जीत हासिल मिले। तो इसलिए अब जो मायावती का जो ये सोच है, कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा है कि इससे जीत हासिल हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो बसपा है, जो बीजेपी और जो सपा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे जात के लोग हैं, जो मुस्लिम और अन्य जाति के जो लोग, उनके साथ जो है वो घात करे, उनके साथ उनको धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो मायावती है वो बीजेपी और सपा के जो नाकाम चीजें उनको लगातार जो जनता के सामने ला रही हैं, वही कार्यकर्ताओं से जब मिल रही हैं तो बीजेपी के जो बात है, जो उनके काम पूरे नहीं हुआ है, उन कामों को उनके सामने गिना रही है। तो इस प्रकार से जो मायावती हैं वो अपने 4 दशक पुराना वो जो मॉडल है उसको लेकर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर रही है। जी देखिए, बिल्कुल सुहानी, आपने बखूबी जिक्र किया कि आखिर जो 4 दशक पुराना काशीराम का मॉडल है उसे क्यों मायावती अब जमीनी स्तर पर एक्टिव करने का मन बना चुकी है। लेकिन देखिए सुहानी, मॉडल तो तैयार हो चुका है और पूरा एक रोड मैप बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा के सांसद अब मायावती के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो है एक तरफ मायावती ये कह रही है कि हम विपक्षी एकता से बिल्कुल दूर है, यानी कि बसपा अकेली चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्हीं के जौनपुर से सांसद अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें भाजपा को हराना है, अगर हमें संविधान बचाना है, तो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सुप्रीमो ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी मुस्कान, आपको बता दें कि अभी जो है 23 जून को बिहार में एक विपक्षी बैठक होने जा रही है, इसमें तमाम विपक्षी नेता जो है और विपक्षी पार्टियां जिसमें शामिल होने जा रही हैं, लेकिन सुप्रीमो मायावती अपने आप को खुद से उससे अलग कर दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है तो हम अकेले ही इस लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और साफ तौर पर देखा जा रहा है तमाम उनके जो नेता हैं वो भी बता दें कि इस चीज़ से जो सहमत नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में सरकार हम बनाना है तो इस बार बसपा जो है वो अकेले ही जमीन पर उतरेगी। और इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया है, जिसमें नारा दिया है उन्होंने, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इस वोट के तहत वो लोकसभा चुनाव में उतर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोई जो जातिवाद कार्ड जो है वो नहीं खेलेंगे, ना ही जो जिस तरह से। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियों के दिग्गज नेता ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने सिर्फ दावा और वादा नहीं की है, बल्कि गारंटी भी दे दी है। वो गारंटी ये है कि जो हम 100% को पूरा करेंगे। ये मेरा वादा है, ये गारंटी है, महज घोषणा नहीं है। यही वादा हमने कर्नाटक में भी किया। वहां की
सरकार ने पहली कैबिनेट में ही इसका बिल तक पास कर दिया। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 का नहीं बल्कि 500 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कमलनाथ की सरकार ने किसान कर्ज माफी की थी, बचे हुए किसानों की कर्ज माफी का काम करेंगे। तो ये 5 वादे हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दावे नहीं है, ये हमारा संकल्प है जिसको हम चुनाव जीतने के बाद महज पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक के चुनाव में भी यही मॉडल फॉलो किया गया था, जिसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है, यानी कि लागू भी कर दिया है। और कुछ ऐसा ही मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा अगर जनता ने कांग्रेस को पूरा अपना साथ दिया तो। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर कब तक लोगों को फ्री की योजनाओं का सहारा देकर के अपने पक्ष में लाने का काम किया जाएगा। कभी कहीं पर फ्री यूनिट बिजली देने की बात की जाती है, कहीं पर महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही जाती है। तो आखिर हम आम जनता को रोजगार देने की बजाय, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की बजाय आखिर हम उनको मुफ्त की योजनाएं क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जनता भी ये जानना चाह रही है कि आखिर हम अपना विकास चाहते हैं, हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं। ऐसे में हर बार फ्री की योजनाओं का लॉलीपॉप थमाना कहां तक सही है? तो मुफ्त योजनाओं का खेल हर एक पार्टी खेलती हुई दिखाई दे रही है। मुफ्त योजनाओं का दाव अब समाज के हर एक तबके पर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव सभी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और मुफ्त की योजनाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पक्ष में लाने की कवायद हर एक पार्टी कर रही है। तो वही प्रियंका गांधी ने जब ये वादा किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है, महज वादा नहीं है, वो गारंटी है जो हम 100% पूरा करेंगे और इसको हम अपना संकल्प मानते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक का जो किला है वो तो कांग्रेस ने फतह कर लिया, लेकिन अब एक बार फिर से एमपी को जीतने के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश को जीतने के लिए कांग्रेस ने फ्री का दाव चला है। इसमें 5 बड़ी बातें कही गई हैं गौरव, वो 5 बड़ी योजनाओं को पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए गौरव। देखिए मुस्कान, अहम चुनाव है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों में और भी चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ भी इसमें सूची में शामिल है, राजस्थान भी सूची में शामिल है और कहीं ना कहीं अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो उसका लाभ हमको लोकसभा चुनाव में मिलता है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया है तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपको नुकसान हो। लोकसभा चुनाव अलग चुनाव है और विधानसभा चुनाव अलग चुनाव है। पर हम यहाँ जो प्रथा देख रहे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि हम बेहतर करने जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि हम मुफ्त की यहाँ पर योजनाओं को देते नजर आए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे देश की जो व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, उसके लिए भी नुकसानदेह है और कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जो एक जरूरी ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, उसके लिए नुकसानदेह। यहाँ पर भी कांग्रेस द्वारा जो कर्नाटक चुनाव में मॉडल रखा गया था उसी मॉडल को यहाँ पर अनुरूप मध्य प्रदेश में भी रखा गया है। यहाँ पर 5 मुख्य मांगे जो कही गई है उसके लाभ से ये कहा गया है, शपथ पत्र किया गया है कि यहाँ पर जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर वो 500 रुपये का दिया जाएगा। महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 100 यूनिट का बिजली बिल माफ़ किया जाएगा और 200 यूनिट का बिजली बिल अगर होगा तो उसको आधा किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि यहाँ पर किसानों को लेकर बात कही है, यहाँ घरेलू महिलाओं को लेकर बात कही है, यहाँ जो उपभोक्ता है सिलेंडर के उसके लिए बात भी कही गई है। तो कहीं ना कहीं मुस्कान जो इनके शपथ पत्र है उसके माध्यम से जो सेंध लगाई जा रही है वोट बैंक में, वो यहाँ पर अहम है और उसका लाभ भी कांग्रेस को मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का शपथ पत्र लेकर प्रियंका गांधी आई थी, लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, 40% महिलाओं को टिकट भी दिया था। उसके बाद भी महज 9% से ज़्यादा वोट मिल नहीं पाया, केवल 2 ही जो उम्मीदवार इनके जीत कर आए थे विधानसभा चुनाव 2022 में। तो कहीं ना कहीं मुस्कान यहाँ पर विचार करना होगा उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र का सत्ता की कुर्सी का रास्ता जाता है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप बेहतर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भी हमने देखा
देखा है कि लगभग पूरी तरह से बाकोवर दिया गया, ना कोई रैली हुई, ना जनसभा हुई, और जो 6 इन्होंने अध्यक्ष बनाए हैं उसके बावजूद यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा गया है। सारी की सारी मेयर सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत के आई हो, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुस्कान यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी वही मॉडल लेकर आई है, पर ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश में सफल होगा कि नहीं होगा, अहम बात है कि वहाँ शिवराज सरकार है वो भी तमाम तरह की योजनाओं को लेकर आ रही है, जिसमें कन्या विवाह लेकिन योजना देखिए भी है, गौरव, अक्सर हमने लाडली देखा योजना है भी कि चुनाव चाहे सिलेंडर की किसी बात भी वो भी कर राज्य रहे में हैं। हो, जो मुफ्त की चीजें हैं, जो मुफ्त का लॉलीपॉप है, वो जनता को थमा दिया जाता है और फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। देखिए, कोई पार्टी रोजगार की बात नहीं करती है, चाहे तो कांग्रेस के अगर हम ये 5 बड़े वादे देख ले तो उसमें भी कहीं युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कही गई है, बल्कि मुफ्त की चीजों की बात कही गई है। जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर जो मुफ्त की राजनीति हो रही है, मैं आपको बताया कि जो मुफ्त की रेवड़ी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और कई बार बता भी चुका है, यानी आगाह भी किया है कि इस तरह की जो राजनीति होती है ये आने वाले समय में हमारे आर्थिक ढांचे को यहाँ नुकसान दे सकती है, और निश्चित रूप से जो रोजगार है वो सृजन करना चाहिए, लोगों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना चाहिए। नौकरी की बात भी हम करते हैं, यहाँ पर हम तमाम तरह की वादे भी करते हैं, पर उन वादों के अनुरूप अगर आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा का यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्व उस हिसाब से नहीं आ पाता है, चाहे नगर निगमों की बात करें और चाहे राज्यों की बात करें। तो मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर ये है कि जो आप वादे कर रहे हैं मुफ्त के, उन के वादों को पूरा करने के लिए क्या आपके पास उतने पैसे की व्यवस्था है, उतने राजस्व की व्यवस्था है? क्योंकि अगर राजस्व आप यहाँ पर जुटाएंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई का बोझ भी आम जनता को पड़ता है, और ये आज पहली बात नहीं है, हमेशा की शुरुआत से रही है कि जब जब इस तरह की रेवड़ी तरह की राजनीति राज्यों में लागू की जाती है या सरकार इस बिहाफ पे आती है और जनता को दी जाती है, तो उसके बाद जनता के ऊपर महंगाई का यहाँ पर बोझ भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है, और यही इस चीज़ की व्यवस्था निर्भर भी करती है कि अगर आप महंगाई का बोझ आम जनता पर डालेंगे तभी आप इस तरह की मुफ्त की रेवड़ी वाली जो व्यवस्था चल रही है उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है गौरव, देखिए जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उन चुनाव में नारों से ज्यादा फ्री और फ्री ही सुनने को मिलता है। देखिए 2022 का जब विधानसभा चुनाव था यूपी में, तो भी कांग्रेस ने एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया गया था और साथ ही तमाम चीजों को फ्री में देने की बात कही गई थी। लेकिन अब तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या यही मॉडल जो कांग्रेस है वो यूपी में भी लागू करने की कोशिश कर सकती है एक बार फिर से? देखिए मुस्कान, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है वो यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम है। पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में लागू हुई, राजस्थान में चल रही, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लगातार यहाँ पर विपक्ष के अलावा जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो अपनी मांग करते आ रहे हैं। तो पुरानी पेंशन स्कीम जो बहाली है वो यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा किसानों कर्जा, क्योंकि आज भी 60% आबादी गांव में निवास करती है, किसानों कर्जा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है, बिल्कुल अलग। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज भी अगर हम बात करें मुस्कान, तो गाँव से ही बढ़ती, गाँव से ही लोग ज़्यादा वोट करते हैं और किसानों को यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि बीजेपी द्वारा भी लगातार सम्मान निधि दी जा रही है बड़ी संख्या में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ का कर्जा किसानों को माफ भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी धर्रे पर चलते हुए, उसी व्यवस्था पर चलते कांग्रेस भी किसानों के लिए और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात यहाँ पर कह रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव से बहुत कुछ मुस्कान यहाँ साफ हो जाएगा, पर निश्चित रूप से एक बात भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए आपको अलग व्यवस्था यहाँ पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की जो मुफ्त की राजनीति के जो वादे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस को हो, जनता ने सिरे से नकार दिया था। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो लगातार गौरव हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुफ्त की ये जो रेवड़ी है ये लोगों को बांट रही है, कुछ यही मॉडल हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस है वो फॉलो करती हुई नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।